हेलो फ्रेंड्स। हम महलवाड़ी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। चार्ल्स मेटक्लेफ आ गए। चार्ल्स मेटकैफ से लेकर चार्ल्स मेटक्लेफ जो लैंड सेटलमेंट के बारे में बात कर रहे थे, उसके अलावा भी कई आए, लेकिन किसी ने अभी तक विलेज की बात नहीं की थी। परमानेंट सेटलमेंट में लैंड की बात की गई, रैयतवाड़ी में बात की गई, पर विलेज के बारे में अभी तक ढंग से बात नहीं की गई थी। अब इसकी बात यहाँ पे शुरू होगी महलवाड़ी सिस्टम में। और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब ये महलवाड़ी सिस्टम आया था, उससे पहले परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। और ये टाइम 1801 से 06 का अगर आप ये टाइम देखें तो इस टाइम पीरियड में ना ब्रिटिशर्स, ये अंग्रेज थे ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी कर रहे थे। तो जब 1801 से 6 का टाइम था, इस वक्त एक बहुत बड़े पार्ट पे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हो गया। उसके अलावा उसके साथ साथ हमारे हिमालयन रीजन हो गए, गंगा जमुना ये दोआब हो गया, और एक बड़ा सा एरिया जिसको आप नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जानते हैं, वो हिस्सा भी आज कहीं ना कहीं, सॉरी, आई सेड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर बट इट्स नॉट फ्रंटियर, इट्स नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। ओके, जो हमारा यूपी का हिस्सा है आज का, उसका बहुत बड़ा पार्ट अब ये अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया था। मुगल्स भी बहुत कमज़ोर पड़ गए थे, तो एक तरह से ये ज़मीनें अंग्रेज़ों के हाथ में आ चुकी थी। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि किस तरह से रेवेन्यू को लाया जाए, किस तरह से यहाँ पे सेटलमेंट को लाया जाए। ओके, तो इसके लिए एग्रीगेशन स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। अब उस वक्त इन हिस्सों में जो हमारा ये एरिया है, एक मिनट, हाँ, ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया में किस तरह का सेटलमेंट होना चाहिए। यहाँ पे ना दो तरह के स्ट्रक्चर में मिला करते थे। एक तो थे छोटे छोटे पावरफुल लोग, जैसे कोई छोटा सा एरिया हो गया, यहाँ पे कोई राजा रजवाड़ा है, ठीक है, जिसको हम ताल्लुकदार के नाम से जानते थे। और ये ताल्लुकदार भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि नरुल हसन जो हिस्टोरियन है, ये नरुल हसन जी हमें बताते हैं कि ये एक तरह से ऐसे लोग हुआ करते हैं जो ये जो बड़ा स्टेट है ना, ये जैसे कि मान लो ये बड़ा सा स्टेट है, यहाँ पे छोटे 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 ताल्लुकदार हैं, और यहाँ पे जो राजा बैठा है इसको टैक्स देते, टैक्स दे रहे हैं, और जो इनके अंदर जो किसान आ रहे हैं उससे टैक्स वसूल रहे हैं। कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट जमींदार जो है ना, ये उसका काम कर रहे हैं। तो जो नरुल हसन है, ये नरुल हसन जी, इनको इंटरमीडिएट जमींदार बोलेंगे, ताल्लुकदार को। ओके, अब इसके अलावा बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, ये हमने बात कर ली। जो ताल्लुकदार है वो छोटे ज़मींदार हो गए। इसके अलावा बड़े बड़े ज़मींदार हैं, जैसे ये स्टेट है, छोटे छोटे ताल्लुकदार तो हैं ही, साथ में बड़े ज़मींदार हैं जो बड़े एरिया पे कब्जा करके रख रहे हैं और यहाँ से टैक्स वसूल के स्टेट को दे रहे हैं। ठीक है, तो दो तरह का स्ट्रक्चर हो गया। एक तो ताल्लुकदार हो गए और दूसरे हो गए बड़े ज़मींदार। और बड़े ज़मींदार को हम प्राइमरी ज़मींदार भी कहते हैं। ओके, और प्राइमरी ज़मींदार की अगर हम बात करें, प्राइमरी ज़मींदार में भी उसमें इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। प्राइमरी ज़मींदार में कुछ तो बहुत कम ज़मीनों पे कब्जा करके बैठे थे, और कुछ के अंदर तो एक्चुअली बड़े बड़े गांव आया करते थे, कि मतलब 3-4 गांव के अकेले वो प्राइमरी ज़मींदार हैं, और कुछ एरिया पे कब्जा करके बैठे हैं वो ज़मींदार हैं। प्राइमरी ज़मींदार की बात कर रहे हैं, एक्चुअली अमीर वो भी है, पर इनइक्वालिटी काफ़ी है। और इस टाइम पे अगर हम अंग्रेज़ों की सोचें, जो नया नया एरिया भी कब्जा के बैठे थे, तो अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था? उनके दिमाग में भी बंगाल मॉडल ही चल रहा था, कि यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे, जिससे इनकी रेवेन्यू इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, राइट। तो अब इनके दिमाग में ना वही चल रहा था। तो अब उन्हें अपना ज़मींदार ढूंढना था। जैसे परमानेंट सेटलमेंट में था ना कि सबसे पहले हमें ज़मींदार उनको ढूंढना है जो उन्हें टैक्स कलेक्ट कर करके दे। तो अब उन्हें ताल्लुकदार में, जो यहाँ पे छोटे छोटे ताल्लुकदार हैं, इनमें अपना ज़मींदार मिल जाएगा। और 18th सेंचुरी में अगर ताल्लुकदार की बात करें तो वो कई तरह के हुआ करते थे, एक ही तरह के नहीं, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में बटे हुए थे। जैसे कि एक ताल्लुकदार है
वो किसी राजा रजवाड़ा है, कोई दूसरा है, कभी मुगल ने किसी को जागीर दी होगी तो वो उस तरह से वहाँ का ताल्लुकदार है, और कोई कोई जो खुद को राजा बना के बैठा है। तो इस तरह के वहाँ पे अलग अलग तरह के हमें ताल्लुकदार मिला करते थे। तो इसी तरह से अंग्रेज़ों को अपना ताल्लुकदार अब मिल गया ज़मींदार बनाने के लिए, राइट। तो अब ये जो अंग्रेज़ है सेटलमेंट को परमानेंट बनाने पर जोर देने लगेंगे। अब इसके लिए ज़रूरत थी कि एक एस्टिमेट किया जाए कि कितना टैक्स आना है इस लैंड से, ठीक है। और ये अंग्रेज़ थे एक नंबर के लालची लोग, ठीक है। इन्हें कोई मतलब नहीं था यहाँ के लोगों से, बस इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देखना था, किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा ये टैक्स वसूलेंगे। तो जैसे कि अदर सेटलमेंट्स में हुआ, टैक्स बहुत ज़्यादा हाई रखा गया और कई सारे ताल्लुकदार ने नाराज़गी भी जताई। अब अंग्रेज सुनेंगे इनकी? बिल्कुल भी नहीं। ये एक्चुअली जो जो ताल्लुकदार आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे उनको बहुत बेदर्दी से उनको क्रश कर दिया जाएगा, और जो टैक्स नहीं देंगे उनकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी अब। और एक्चुअली ऐसा हुआ कि कई जो ताल्लुकदार थे ना, उनको उनकी रिवेन्यू डिमांड जो उनसे कही गई थी पे करने के लिए, अगर वो जब नहीं दे पा रहे थे रेंट, तो उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई और बेच भी जाती थी उसके बाद, ठीक है। अब एरिक स्टोक्स हैं। अब एरिक स्टोक्स जी इस पे ये कहते हैं कि 1820 तक ऐसे ताल्लुकदार जो बड़े नहीं थे, या तो उनकी ज़मीनें छीन ली गई या फिर बस थोड़े बहुत प्रॉपर्टी के साथ वो बचे रह गए, राइट। तो इस सिलसिले ये बताते हैं कि किस तरह से जो छोटे छोटे ताल्लुकदार थे वो इन सब चीज़ों को टैकल नहीं कर पाए और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, ठीक है। इसके अलावा और अंग्रेज़ तो थे ही लालची लोग, इनकी ज़मीनें छीन रहे थे और आगे जाके बेच देते थे। और जब खरीदने वाले कौन थे? तो जब ये ताल्लुकदार की ज़मीनें बिकती थी ना, ये ताल्लुकदार की ज़मीनें बिकती थी, ज़्यादातर खरीदने वाले लोग होते थे अमला या कोई तहसीलदार। ये लोग खरीद लिया करते थे। और इससे एक और क्राइसिस ये बढ़ गई कि जो ज़मीनें हैं ना, ये ज़मीनें हैं, ये कुछ लोगों के पास इकट्ठा होने लग गई। अब बड़ी बड़ी ज़मीनों पे कुछ मुट्ठी भर के लोग बस कब्जा करके बैठे हैं। ये अमला तहसीलदार अब बड़े पावरफुल ग्रुप्स की तरह उभर के आएंगे, और जो ताल्लुकदार का पहले जो रोल हुआ करता था ना, अब वो कहीं ना कहीं पीछे होता जाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए ना बर्नर्ड कौन है, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, BERNARDCOHAN, बर्नर्ड कौन। इसको प्रूव करने के लिए एक लिस्ट देंगे कि बनारस में ना 40% लैंड ऐसी ज़मीनें हुई थी जिसके ओनर्स बदलते रहे थे, ठीक है। और इतना ज़्यादा मतलब सिचुएशन बढ़ चढ़ के सामने आ रही थी कि वो बार बार अपनी रेंट वो भर नहीं पा रहे थे, जिनकी वजह से उनकी ज़मीनें बेच दी जा रही थी। और नई क्लासेस निकल के आ रहे थे, जैसे कि मैंने बताया ना कि जब उनकी ज़मीनें बेची जा रही थी तो कुछ बड़े बड़े लोग उन ज़मीनों को खरीद के और बड़े एरिया पे कब्जा करने लग गए थे। और ज़्यादातर इसमें बाहर के लोग हुआ करते थे, जैसे मनी लेंडर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ये खरीदने लग गए। तब इनको एग्रीकल्चर की नॉलेज थी नहीं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का क्या होना था, नाश ही होना था, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था एग्रीकल्चर के बारे में। पर सारे लोग इस चीज़ से ना बिल्कुल सहमत नहीं। जैसे मैंने बात की तो ये कुछ हिस्टोरियंस कह रहे हैं, कुछ हिस्टोरियन हैं जो इससे बात नहीं मानेंगे। और जैसे कि एक थॉमस मैटकैफ हैं, ये इससे बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। ये कहेंगे कि एक्चुअली ओनर जो था ना कभी चेंज ही नहीं होता था। ओरिजिनल ओनर बहुत कम केसेस ऐसे रहे थे जिसमें ओनर चेंज हुए, बल्कि लैंड को कोई ख़रीदना ही नहीं चाह रहा था। ये थॉमस मैटकैफ कहेंगे कि लैंड को एक्चुअली कोई ख़रीदना ही नहीं चाह रहा था। लैंड पे उनको लग रहा था कि ये इस लैंड को ख़रीदने का मतलब है इसके बहुत सारा इस पर खर्चा है, और अब कौन इतना रेंट भरेगा, इससे अच्छा इसको ख़रीदो ही मत, जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत
कम हो जाएगी, एग्रीकल्चर होना बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि लोग लैंड को बहुत महंगा सौदा समझ रहे थे, राइट। तो अब ये चीज़ें चल रही थी। थॉमस मेटकैफ अप के व्यूज़ बर्नार्ड कॉन से थोड़े से अलग हमें देखने को मिलते हैं। और थॉमस मेटकैफ इसमें आगे कहते हैं कि ये जो सिचुएशन जो चल रही थी ना, ये एक्चुअली एक डर पैदा कर रही थी लोगों के बीच में कि जो नॉन कल्टीवेटर्स है ना वो ज़मीन ले रहे हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। जो उस वक्त के होल्ट मैकेंजी है ना, जो होल्ट मैकेंजी है, ये भी इस बात से इतना डर गए थे कि बाहर के लोग जब ज़मीनें ले रहे हैं जिनको एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं है, तो जिससे एक मोलान कोली होल्ट मैकेंजी कहेंगे कि इससे मिलान MELANCHOLY मेलानकोली रेवोल्यूशन कहेंगे, क्योंकि इससे जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है ना वो बहुत घट रही थी, क्योंकि बाहर के लोग आके अब ज़मीनों पे कब्जा करने लगे थे, वहाँ की ज़मीनें खरीदने लगे थे। तो इसी को होल्ट मैकेंजी जो है मेलानकोली रेवोल्यूशन कहेंगे। और 1819 में अब ये अंग्रेज ताल्लुकदार से शिफ्ट करेंगे। अब ये प्राइमरी ज़मींदार और विलेज कम्युनिटी पर की तरफ देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तब कुछ नई तरह की सेटलमेंट लेके आएंगे, तो उससे बात करते हैं कि जब होल्ट मैकेंजी की जब रिकमेंडेशन उन्हें देंगे, तो उनकी रिकमेंडेशन पे एक नया रेगुलेशन एक्ट आएगा जिसका नाम था रेगुलेशन 7 ऑफ 1822। अब ये एक नया रेगुलेशन लेके आएंगे जिसमें डिटेल्ड फील्ड सर्वे की बात की जाएगी। अब डिटेल फील्ड सर्वे होगा, लैंड असेसमेंट होगा। अब सेटलमेंट विलेज कम्युनिटी के साथ होगी, ठीक है। विलेज से साठगांठ कर लेंगे, या जहाँ ताल्लुकदार होंगे वहाँ ताल्लुकदार से भी साठगांठ कर ली जाएगी, ठीक है। इस तरह का सेटलमेंट हो जाएगा। प्रॉपर्टी राइट्स को भी इंश्योर किया गया कि गांव में जो लोग रहते हैं वो रेंट पे कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। तो ये समझ में आया बाद में कि ताल्लुकदार जहाँ है वहीं रहेंगे, पर जहाँ नहीं है वहाँ विलेज कम्युनिटी पर जोर दिया जाएगा। अब ये इस तरह की सेटलमेंट बन गई। रेगुलेशन 7 जो 1822 का आया उसके तहत ये हो गई, ताकि इससे इंश्योर हो जाए कि कोई बाहर का आदमी यहाँ पे लैंड ना खरीदे, ठीक है। तो कितना अच्छा लग रहा है कि ज़मीनों पे हक अब उन्हीं का रहेगा जो विलेज के लोग हैं, है ना। कितनी अच्छी लग रही है चीज़ें कि रैयतवाड़ी और जमींदारी सेटलमेंट में ये सब नहीं था, पर चीज़ें बस देखने में अच्छी लग रही हैं, पर चीज़ें थी नहीं, इसमें कमियां बहुत थी। अब कमियां किस तरह की आएंगी? एक्चुअली कमियां यहाँ पे, कमियों से पहले इसके फ़ायदे समझ लेते हैं। फ़ायदे ये थे कि इसमें ना ताल्लुकदार के पास बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पावर नहीं थी, जैसे ज़मींदार और रैयत के पास थी ना, यहाँ पे ताल्लुकदार के पास इतनी पावर नहीं थी। और विलेज कम्युनिटी अगर ओनर रहेंगे ना तो उन्हें बेदखली का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इससे ये भी सोचा गया है कि एग्रीकल्चर में जो है ना इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी आएगी, और उसकी जो कमियां जो पहले हम देख रहे थे ना वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि अब आउटसाइडर नहीं रहेंगे तो इसकी कमियां कम हो जाएंगी। पर जिस तरह की मैंने बात की इसमें कमियां बहुत थी। सबसे बड़ी कमी ये थी कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। एक्चुअली बहुत कंफ्यूज कर रहा था जो अंग्रेज़ हैं उनको, और साथ में इसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा था। जैसे कि जो असेसमेंट हुई वो बहुत बढ़ा चढ़ा के हुई। जैसे कि हमने बात की ना, ये एक नंबर के लालची लोग थे, तो ये असेसमेंट बहुत बढ़ा चढ़ा के करते थे कि इतना ज़्यादा, जहाँ से 1 रुपये आना है वहाँ से वो 10 रुपये लगा के चलते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये असेसमेंट करने लगे। अब इनका असेसमेंट का जो बेस यही था कि जो असेसमेंट होनी है वो कोर एक तरह से था, वही गलत था, तो फिर रिटर्न में क्या आना था इनको? कुछ भी नहीं, राइट। और चीज़ें और ज़्यादा जब बिगड़ जाएंगी जब
एग्रीकल्चर डिप्रेशन आएगा 1828 का। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा कि इन लोग पे उधार इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि जो ज़मीन जितनी थी, बल्कि लोग भाग रहे थे ज़मीनों से, ज़मीन कोई लेना नहीं चाह रहा था कि इतना उन्हें खर्चीला लग रहा था रेंट खरीदना कि कोई खरीदार नहीं मिल रहा था, कि रेंट नहीं पे किया, उनसे ज़मीन छीन ली, अब बेचेंगे किसको, किसी कोई है ही नहीं खरीदने वाला। तो अब इन सब चीज़ों से परेशान होके एक रिफॉर्म नया आएगा। अब उस रिफॉर्म का नाम था रिफॉर्म रेगुलेशन 11 ऑफ 1833। ठीक है, अब इसमें चीज़ें थोड़ी सी बदल के आएंगी और इसको अब लेकर आएंगे आगे बढ़ाने के लिए RM बर्ड। अब ये जो बर्ड साहब हैं, अब ये आएंगे और रिवाइज सिस्टम में काम करेंगे। अब रीअसेसमेंट पूरे महल या एक फिजिकल यूनिट की जाएगी। अब जो पूरा विलेज है, अब उसकी फिर से एक असेसमेंट की जाएगी, जिसका बेस होगा कि पूरा लैंड कितना प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे कि एक पर्टिकुलर लैंड है, इसकी पोटेंशियल देखी जाएगी कि एक्चुअली प्रोड्यूस कितना कर सकती है। अब उसके बेसिस पे तय किया जाएगा कि कितना इनसे अब टैक्स लिया जाए। ठीक है, अगर मान लो कि 10 रुपये कमा के दे सकती है, तो इसे अब 2/3 रखेंगे। ठीक है, अब ये 10 रुपये मानो ये कमा के दे, इसे 10 रुपये आना है, तो अब ये जो 2/3 है ना, ये 2/3, ये नंबर याद रखना। ये वन लाइनर में ना कई बार आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितना डिसाइड किया गया था। ठीक है, तो ये 2/3 इसका ये ले लेंगे, बाकी ये महल वाले रख सकते हैं। ठीक है, और भार भी सब पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पूरा गांव है ना, अभी ये मिलकर देगा सारा पैसा, तो किसी एक पे बोझ नहीं आएगा। और इसको 30 सालों के लिए फिक्स किया गया। ठीक है, अब 30 सालों के लिए चीज़ें फिक्स कर दी। ठीक है, अब अंग्रेज़ों को दिख गया कि यहाँ से अब फिक्स पेमेंट आनी है, तो उनको लगा कि अब चलिए ये सब हो गया। पर कि जो सेटलमेंट अभी हमने बात की, जो ये RM बर्ड स्टार्ट करेंगे, उसका कंप्लीशन अब जेम्स थॉमसन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये जो बात की गई, इतना परफेक्ट इसको बनाने की बात की गई कि असेसमेंट हो गया, इससे नेट प्रोड्यूस भी निकल गया, कितना आना चाहिए वो भी निकल गया, पैसे भी दिख रहे हैं, पर स्टिल ये काफ़ी फॉल्टी था। क्योंकि इस गड़बड़ी क्या थी इसमें, फिर से असेसमेंट की दिक्कत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर असेसमेंट की गई। जितना आना था फिर से एक के बजाय 10 रुपये दिखाए गए कि 10 रुपये आने हैं इससे। और एक और चीज़ ये थी कि जो बर्ड साहब थे, ये ताल्लुकदार से बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे। ये ताल्लुकदार से ना देखना नहीं चाहते थे उनको, इनसे खुन्नस निकालने के लिए ना अब क्या करेंगे कि ताल्लुकदारों को जानबूझ के हटाना शुरू करेंगे, इसको परेशान करेंगे, जानबूझ के ज़्यादा टैक्स लेने शुरू करेंगे, कई लोग को बेदखल कर देंगे। इसके अलावा कितनों को कहेंगे पेंशन दे के हटा देंगे उनकी ज़मीनों से। ये ना ताल्लुकदार से बड़ी दुश्मनी मोल ले लेंगे, अब यहाँ पे ये कह सकते हैं। और विलेज का क्या हाल होगा, अब विलेज के लोग ना यहाँ पे और परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टैक्स भर नहीं पा रहे थे। और एग्रीकल्चर है, उसका भी बेड़ा गर्क होने वाला था, वो भी बर्बाद अच्छी तरह से होने वाला था। राइट, क्योंकि रिवेन्यू डिमांड थी वो ऑलरेडी बहुत आई थी, अब इनके लिए ना उतना कुछ भर पाना बहुत मुश्किल था। जैसे कि अब ये विलेज कम्युनिटी के लोग हैं, इतना ज़्यादा रिवेन्यू, एक की बजाय ये 10 रुपये मांग रहे हैं, उसके लिए अब ये उधार लेंगे, ये पहुँचे मनी लेंडर के पास। अभी इन पे इतना ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, तो एक टाइम आएगा ये टैक्स रेंट नहीं दे पाएंगे। अब जिसकी वजह से इनकी ज़मीनों से हटा दिया जाएगा, और ये आंकड़ा इतना बढ़ जाएगा कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो कहीं ना कहीं अब डाउनवर्ड होना शुरू हो जाएगी, उसकी पे कमी आना शुरू हो जाएगी। राइट, पर इसमें भी चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं है।
कई हिस्टोरियंस इसको सही नहीं मानते। अब वो कहेंगे कि जो मनी लैंडर्स जो ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं कहना सही नहीं है, क्योंकि मनी लैंडर्स ना कहीं रियल ओनर्स पे ही डिपेंड होते थे, क्योंकि उन्हें उस एरिया की नॉलेज नहीं होती थी। अब वो वहाँ पे एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो वहाँ पे क्या कमाएंगे और कैसे टैक्स पे करेंगे। तो कई हिस्टोरियन इस बात पे राज़ी नहीं होते कि ये मनी लैंडर्स ये बेदखली एक्चुअली पूरी तरह से ट्रू थी कि नहीं थी। ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे हम वापिस ताल्लुकदारों की बात करते हैं। जो ये हमारे बर्ड साहब है, जो ये ताल्लुकदारों पे खुन्नस खा के बैठेंगे थे, इसका रिजल्ट इन्हें ताल्लुकदार 1897 की क्रांति जब होगी ना, 1857 में इनका गुस्सा अच्छी तरह से फूट के दिखेगा। 1857 में पता चल जाएगा कि इन्होंने जितना ये परेशान किया था ना, सारा गुस्सा एक साथ अब फूटने वाला था 1857 की क्रांति में। खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी अब 19th सेंचुरी का जब टाइम आएगा ना, तो हमें ये समझ में आएगा कि प्रॉपर्टी राइट्स है ना जो अंग्रेज़ों की, परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदारों के पास है। रैयत वाली सेटलमेंट्स में रैयत या हमें किसान समझ सकते हैं, किसानों के पास है। और महलवाड़ी सेटलमेंट में प्रॉपर्टी राइट्स विलेज के पास है। महलवाड़ी को बाद में पंजाब और सेंट्रल इंडिया में मिला दिया। ये आप देख रहे हैं, ये महलवाड़ी का हिस्सा है और ये ग्रीन वाला पार्ट परमानेंट सेटलमेंट का है और ये रैयतवाड़ी है। और रैयतवाड़ी की बात करें तो सिंध, असम, कुर्ग में ज़मींदारी सेटलमेंट को मद्रास के प्रेसिडेंसी में भी लाने का प्रयास किया गया, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम पॉसिबल वहीं था जहाँ ज़मींदार मिले। अब जहाँ ज़मींदारी नहीं है वहाँ पे क्या ही करेंगे, ज़मींदारी सिस्टम नहीं आ पाएगा। और 1928-29 की अगर हम बात करें, 1928 से 29 में हम बात करें तो 19% एरिया ऐसा था जहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम था, 29% ऐसा एरिया था जहाँ महलवाड़ी सिस्टम था और 52% ऐसा एरिया था जहाँ रैयतवाड़ी सेटलमेंट था। ठीक है, तीनों में एक फीचर निकल कर आएगा कि अब तीनों की अगर हम कंबाइंड बात करें तो तीनों में एक कॉमन सी चीज़ निकल के आती है कि ओवर असेसमेंट बहुत ज़्यादा थी इसमें, जिसमें रेवेन्यू अंग्रेज़ों का मन था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड हाई रखते थे। जिसके बाद एक टाइम आता था कि ये जो लोग हैं, ज़मींदार हैं, ये इनकी डिमांड को पूरा करने में असफल हो जाते थे। इसके लिए कई बार उधार वगैरह भी लेते थे, जिससे डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे और बाद में पूरी तरह से नतमस्तक हो जाते थे। राइट। तो जब वो रेंट पे नहीं कर पाएंगे तो उनसे उनकी ज़मीनें लेकर बेच दी जाती थी और रियल ओनर्स को बेदखली का सामना करना पड़ता था। ये कॉमन था तीनों में, चाहे वो ज़मींदारी हो गया, रैयतवाड़ी हो गया या महलवाड़ी हो गया, तीनों में एक कॉमन चीज़ मिलती है कि ओवर असेसमेंट बहुत ज़्यादा था और ना पे करने पर इन्हें इनकी ज़मीनों से हटा दिया जाता था। अब जैसे कि हम अभी तक बात करते आए हैं कि कई हिस्टोरियंस इसको ठीक सही नहीं मानते, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना कहीं ऊपर ऊपर की बात करिए। जब कहते हैं कि जब ये चीज़ें हैं ना ऊपर की चीज़ें में बात कर रही है, जब नीचे की हम बात करें ना तो एक्चुअली में ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं था। जैसे कि ताल्लुकदार हो गए, ज़मींदार हो गए, इनसे इनकी ज़मीनें छीनी जा रही है। जहाँ पे पर्टिकुलर कोई किसान रह रहा है, इसको कोई नहीं हटा रहा है। ठीक है, तो कई हिस्टोरियन इन सब चीज़ों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं ना, ये बस ऊपर की क्लासेस के लिए थे, एलाइट क्लासेस को अफेक्ट कर रहे थे, ग्राउंड लेवल पर इतना लोगों को अफेक्ट नहीं कर रहे थे। राइट। तो ये खैर डिबेट का इशू है। और आगे इसी का था कि जब ये एलाइट क्लास की ग्राउंड लेवल पर बहुत लोगों से जुड़ा होता था, जिसको हम बाद में जिनका गुस्सा बाद में फूट कर निकल के आएगा बहुत सारे रिवोल्ट्स में, क्योंकि बहुत जल्दी मोबिलाइज कर लेते थे लोगों को, बहुत जल्दी भड़काकर मोबिलाइज कर लेते थे और अपने हिसाब से उनको मिला लेते थे। तो
अगर हम 19th सेंचुरी के लास्ट की बात करें तो हमें एक पिक्चर क्लियर समझ में आती है कि क्या था, कि एक नया सोशल ग्रुप उभर के आया, कि एक नए लोग निकल के आए जो बहुत पावरफुल थे, ऐसी एलाइट क्लास जिनके ओब्लिगेशन थोड़े डिफरेंट थे, पावर बेस अलग था और राइट्स भी उनके अलग थे। तो मतलब एक सोशल चेंज आ चुका था, राइट। तो पहले से चीज़ें बस थोड़ी बदल रही थी, और कई स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात की, वो कहते हैं ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को ज़्यादा असर नहीं कर रही थी। पर चेंजेस बाद में बस ये आएंगे कि जो एग्रीकल्चर है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी असर होगा, तो वो बहुत लो होंगी, क्योंकि रिवेन्यू डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी, जिसका एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो बस ये एक कॉमन सी फीचर निकल के आती है, वापस से रिवाइज करा देती हूँ। जैसे कि कोई ज़मींदार है, तो चेंजेस ये हो रहे थे, ऊपर की तरफ से कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं चेंजेस हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे पर्टिकुलरली बेदखली नहीं की जा रही थी, और जो अकाल वगैरह पड़े, या फिर हम कह सकते हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही थी, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत कम रहा था, और पैसे तो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे जो लोग थे वही दे रहे थे, कहाँ से वो पैसे देंगे, इतना तो था ही नहीं उनके पास, जिसकी वजह से उन पर बोझ पड़ने लग जाएगा, और एक रिवोल्ट जो देखेंगे, जो एलाइट क्लास की तरफ से हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो 1857 में हमें एक रिवोल्ट के रूप में हमें दिखाई पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा मेहरवाड़ी सिस्टम, और इस बुक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज़ साथ में बुक पढ़ो, तो और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। थैंक यू।